फिर से साइंस के क्लास में स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में। हम एनर्जी प्रोडक्शन वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन चलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है एंड जो एरोबिक रेस्पिरेशन चलती है 3 स्टेप में चलती है, वो 3 स्टेप्स के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो कौन कौन सी स्टेप है चलो हम जान लेते हैं। ओके, पहली जो स्टेप है ग्लाइकोलाइसिस, सेकंड जो स्टेप है ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, तीसरी जो स्टेप है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम 6। यह 3 स्टेप चलती है एरोबिक रेस्पिरेशन चलने के लिए। यह 3 स्टेप्स का चलना बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। ओके, तो हम जानेंगे कि यह 3 स्टेप्स सेल्स के कौन से पार्ट्स में चलती है, उनकी पोजीशन जानने वाले कि सेल्स के कौन से पार्ट्स में यह 3 स्टेप चलने वाली है। पहली जो स्टेप होती है ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस स्टेप सेल्स के साइटोप्लाज्म में चलती है। ओके, सेकंड जो स्टेप होती है ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, ये जो स्टेप होती है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में चलती है। अब यह हम मैट्रिक्स, माइटोकॉन्ड्रिया में मैट्रिक्स कहाँ होता है यह पढ़ने के लिए हमें थोड़ा सा माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर जानना होगा। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया 2 मेम्ब्रेन से सराउंडेड है। पहली जो मेम्ब्रेन है जो बाहर की मेम्ब्रेन है इसीलिए हम इसे आउटर मेम्ब्रेन बोलते हैं। जो अंदर की जो मेम्ब्रेन है इसे हम इनर मेम्ब्रेन बोलते हैं। यह 2 मेम्ब्रेन से माइटोकॉन्ड्रिया सराउंडेड है। ओके, इनर मेम्ब्रेन के इनसाइड पोर्शंस में आपको साइटोप्लाज्म के जैसा या फिर लिक्विड के जैसा कुछ आपको मटेरियल्स मिलेगा, उसी को हम, उस पार्ट्स को हम मैट्रिक्स कहते हैं। ओके, और इसी मैट्रिक्स में क्रेब्स साइकिल चलती है, इसी मैट्रिक्स में क्रेब्स साइकिल चलती है। अब जो तीसरी जो साइकिल्स है या सॉरी तीसरी जो स्टेप है वो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चेन माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में चलती है। माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन कौन सी है, यह है ना, इसी इनर मेम्ब्रेन में ईटीएस साइकिल चलती है। ओके, इनर मेम्ब्रेन में एक पार्टिकल्स होता है जिसे हम F1 पार्टिकल बोलते हैं या फिर F0 पार्टिकल बोलते हैं। ठीक है, उसी F0 पार्टिकल्स में ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल चलती है, सॉरी ईटीएस साइकिल चलती है। ओके, तो अब हम डिस्कस कर चुके हैं कि कौन सी साइकिल्स या फिर कौन सी स्टेप कहां कहां चलती है, इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम डिस्कस करने वाले हैं पहली स्टेप ग्लाइकोलाइसिस की स्टेप। ओके, सबसे पहले हम जानेंगे कि व्हाट इज ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस ये जो वर्ड्स है 2 वर्ड से बना हुआ है। ग्लाइको मीन्स ग्लूकोज एंड लाइसिस का मीनिंग होता है ब्रेक डाउन होना। मीन्स व्हाट इज ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस मीन्स ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होगा, उसी को हम ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस बोलेंगे। ओके, व्हाट इज ग्लाइकोलाइसिस साइकिल्स में या फिर स्टेप में क्या होता है, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है एंड ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होने के बाद में एक मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है, उसे हम पायरुविक एसिड कहते हैं, उसे हम पायरुविक एसिड कहते हैं। इंटरमीडिएट में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है, आपके बुक में डिटेल में नहीं है। 11th में आप जब जाओगे तब आपको ग्लाइकोलाइसिस साइकिल्स के बारे में आपको डिटेली ग्लाइकोलाइसिस स्टेप के बारे में आपको डिटेली जानकारी मीन्स आपको पढ़ना है। ओके, तो हम पढ़ेंगे यहाँ ग्लूकोज का कन्वर्सन पायरुविक एसिड में होता है। जब ग्लूकोज का कन्वर्सन पायरुविक एसिड में होगा, हम क्या पढ़ रहे हैं कि ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा। ठीक है, उसी को हम ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं। अब ग्लूकोज का 1 मॉलिक्यूल्स है, ग्लूकोज का 1 मॉलिक्यूल्स है एंड इसका जब ब्रेकडाउन होगा तो किसका फॉर्मेशन हो रहा है, पायरुविक एसिड का। बहुत सारे मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है, लेकिन लास्ट जो मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है, कौन से मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है, पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन होता है। ओके, अब पायरुविक एसिड बन चुका है, लेकिन पायरुविक एसिड कितने बनेंगे, 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे। क्यों, ग्लूकोज 1 मॉलिक्यूल्स था लेकिन पायरुविक एसिड 2 मॉलिक्यूल्स क्यों है, पायरुविक एसिड 2 है, यहाँ 2 क्यों है, क्योंकि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ है ना। कोई भी एक चीज, कोई भी 1 थिंग्स यदि ब्रेकडाउन होती है तो कितनी थिंग्स बनेंगी, 2 थिंग्स बनेंगी। ओके, इसीलिए यहाँ पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल्स कितने, 2 मॉलिक्यूल्स है। आई होप टू आपको ये समझ में आ चुका होगा। अब हम डिस्कस करने वाले हैं पायरुविक एसिड। जब ग्लूकोज का कन्वर्सन पायरुविक एसिड में होता है या फिर लास्ट में जो हमारा कंपाउंड पायरुविक एसिड बनता है, ओके, तो यहाँ कुछ और भी इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है, उन्हें मॉलिक्यूल्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जब ग्लूकोज का कन्वर्सन पायरुविक एसिड में होता है, यहाँ NADH2 का भी फॉर्मेशन होता है, यहाँ से ATP मॉलिक्यूल्स का भी फॉर्मेशन होता है, उसके साथ साथ NADH2 ATP मॉलिक्यूल्स और उसके साथ साथ
यहाँ से H2O मीन्स H2O भी रिलीज होता है, ठीक है। जब ग्लूकोज का कन्वर्जन पायरुविक एसिड में हुआ हमारे को कौन कौन से बाय प्रोडक्ट मिले, NADH2, ATP एंड H2O, ठीक है। तो यह जो प्रोसेस होती है ये कहाँ होती है, ग्लाइकोलाइसिस स्टेप में होती है। अब हम पढ़ने वाले हैं इसी स्टेप में अगेंस्ट फिर से पायरुविक एसिड का कन्वर्शन होता है, पायरुविक एसिड का कन्वर्शन होता है एसिटाइल कोएंजाइम ए में, एसिटाइल कोएंजाइम ए, ओके। पायरुविक एसिड का कन्वर्शन होता है एसिटाइल कोएंजाइम ए। आपके बुक के अकॉर्डिंग ये जो स्टेप्स है ग्लाइकोलाइसिस में दी गई है, लेकिन ये जो स्टेप अलग से स्टेप चलती है, ठीक है, ये ग्लाइकोलाइसिस में नहीं चलती, ये लिंक होती है ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल की। बट आपके बुक के अकॉर्डिंग हम जाएंगे, आपके बुक में इसको अलग से स्टेप नहीं दिया गया है। तो अभी हम जानेंगे कि पायरुविक एसिड का कन्वर्शन होता है एसिटाइल कोएंजाइम ए में, ठीक है। जब पायरुविक एसिड का कन्वर्शन एसिटाइल कोएंजाइम ए में होता है तो यहाँ भी बहुत सारे बाय प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। यहाँ भी 2 NADH2 का फॉर्मेशन होता है, 2 NADH2 का फॉर्मेशन होता है, उसके साथ साथ 2 कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, ओके। जब पायरुविक एसिड का कन्वर्शन होता है एसिटाइल कोएंजाइम में, इस स्टेप का नाम है, पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है, उस स्टेप का नाम है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोजाइलेशन। ये स्टेप उसको अलग से नाम देना था, लेकिन आपके बुक में नहीं दिया है, ये ग्लाइकोलाइसिस में ही इसको इन्वॉल्व कर दिया है, ओके। तो यहाँ पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम ये बनता है, तो 2 NADH2 एंड 2 CO2 का फॉर्मेशन होता है, ओके। अब हम डिस्कस करेंगे, यहाँ हमारी ग्लाइकोलाइसिस साइकिल कंप्लीट हो चुकी है। अब जो नेक्स्ट साइकिल्स है उसे हम क्रेब्स साइकिल्स कहते हैं, या तो फिर ट्राई कार्बोजाइलिक एसिड साइकिल कहते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ओके। तो हमारी जो नेक्स्ट साइकिल्स है ट्राई कार्बोजाइलिक एसिड साइकिल, ट्राई कार्बोजाइलिक एसिड साइकिल, ट्राई कार्बोजाइलिक एसिड साइकिल। और यह साइकिल कहां चलती है, मैंने आपको पहले ही बता चुका था। यह जो साइकिल चलती है कहां चलती है, मैट्रिक्स में चलती है, ओके। ये साइकिल मैट्रिक्स में चलती है। इसे साइकिल क्यों नाम दिया गया, इसे साइकिल इसलिए नाम दिया गया क्योंकि ये जो स्टेप चलने वाली है साइक्लिक मैनर में चलने वाली है, ठीक है ना। जब यहाँ ट्राइकार्बोजाइलिक एसिड साइकिल्स का फॉर्मेशन होता है, उसके बाद में नए कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होगा, उसके बाद में फिर से नए कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होगा, मींस ये जो कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होने वाला है साइक्लिक मैनर में होने वाला है, ठीक है ना। और फिर लास्ट में फिर से जहां से स्टेप चालू हुई थी वहीं पे स्टेप क्या होने वाली है, इंड होने वाली है, इसलिए हम इसे साइकिल कहते हैं, ओके। तो इसी साइकिल्स के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ मैं आपको एक पॉइंट भूल चुका था जो मैं आपको बता देना चाहूंगा, ठीक है। यदि ऑक्सीजन प्रेजेंस है, ओके, यदि ऑक्सीजन प्रेजेंस है तभी ट्राइकार्बोजाइलिक एसिड साइकिल चलती है, ओके। यदि ऑक्सीजन अब्सेंट है तो जो पायरुविक एसिड बना हुआ था या फिर एसिटाइल कोएंजाइम ए बना हुआ था, वो एसिटाइल कोएंजाइम ए ट्राइकार्बोजाइलिक एसिड में एंट्री नहीं करेगा, वो एसिटाइल कोएंजाइम ए एंट्री करने वाला है एनेरोबिक रेस्पिरेशन। कब, जब ऑक्सीजन अब्सेंट है उस कंडीशन में। लेकिन ऑक्सीजन प्रेजेंस है, जब ऑक्सीजन प्रेजेंस होता है तब वो एसिटाइल कोएंजाइम ए ट्राइकार्बोजाइलिक एसिड साइकिल्स में एंट्री करता है, ओके। मींस यहां से हमें यह पता चलता है ग्लाइकोलाइसिस साइकिल्स एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनेरोबिक रेस्पिरेशन दोनों में ग्लाइकोलाइसिस साइकिल चलती है, ओके। ग्लाइकोलाइसिस साइकिल दोनों में चलती है, एरोबिक एंड एनेरोबिक साइकिल्स में ग्लाइकोलाइसिस साइकिल चलती है, ओके। यदि ऑक्सीजन प्रेजेंस है तो वो साइकिल कहां जाने वाली है, ट्राइकार्बोजाइलिक एसिड साइकिल्स और उसके बाद में ETS साइकिल। यदि ऑक्सीजन अब्सेंट है तो वो जो कंपाउंड बना हुआ था कौन सा, एसिटाइल कोएंजाइम ए बना हुआ था, वो कहाँ एंट्री करने वाला है, वो एंट्री करने वाला है एनेरोबिक रेस्पिरेशन में। तो यह बात आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, आपको याद में रखना है। ग्लाइकोलाइसिस साइकिल एरोबिक रेस्पिरेशन में भी चलता है एंड एनेरोबिक रेस्पिरेशन में भी चलता है, ओके। तो चलो अब हम साइकिल्स ट्राइकार्बोजाइलिक एसिड साइकिल के बारे में पढ़ने वाले हैं।
इसे हम ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल क्यों कहते हैं, इसे क्यों ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं, इसे हम ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारा जो एसिटाइल कोएंजाइम, इसे हम शॉर्ट में लिख सकते हैं, कोएंजाइम ये है मैट्रिक्स में इंटर कर चुका है और यहां जो होता है वो ये जिसे हम ऑक्सैलिक एसिटिक एसिड कहते हैं, यह दोनों का कंडेंसेशन होता है या फिर हम बोल सकते हैं दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं और जो पहला जो कंपाउंड बनता है वो ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। पहला जो कंपाउंड बनने वाला है वो कौन सा बनने वाला है, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड बनने वाला है, इसीलिए हम इसे ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। ओके, इसका दूसरा नाम है क्रेब्स साइकिल, इसे हम क्रेब्स साइकिल्स भी कहते हैं। ओके, जब ये साइकिल चलने वाली है तो यहां फिर से कुछ बाय प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन होने वाला है, जैसे NaDH2, फिर से रिएक्शन चलने वाली, फिर से नए कंपाउंड बनेंगे, डिटेल में नहीं है आपके बुक में, फिर से यहाँ NaDH2 का फॉर्मेशन होता है, फिर से जब हम आगे बढ़ेंगे फिर से यहाँ FADH2 का फॉर्मेशन होता है और फिर से हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ NaDH2 का फॉर्मेशन होता है। ओके, NaDH2 का फॉर्मेशन होता है, तो इस मैनर्स में यह ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल्स चलती है। तो आपको बहुत आसानी से इस साइकिल्स के बारे में आपको जानकारी प्राप्त हो चुकी होंगी। इसके साथ साथ NaDH2 के साथ NaDH2 FADH2 का फॉर्मेशन होता है, उसके साथ साथ यहाँ कुछ और भी बाय प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन होता है जिससे हम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल्स कहते हैं, ओके, तो यहाँ हम पढ़ चुके ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल के बारे में।